हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन का पूरा चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित। इसके पूरा वीडियो को अंत तक देखने के पश्चात आपको व्यंजन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, डाउट या नहीं रहेगा। आप चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा व्यंजन है। देखिए व्यंजन, ठीक है जी। देखिए व्यंजन, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जो हमारे वर्ण होते हैं वो व्यंजन की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में, देखिए जो भी व्यंजन होता है उसके उच्चारण में अ स्वर मिला होता है और अ के उच्चारण के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव है ही नहीं। ठीक है दोस्तों। देखिए व्यंजन, व्यंजनों की संख्या देखिए 33 मानी जाती है, लेकिन द्विगुण व्यंजन, देखिए जो व्यंजनों की संख्या है वो केवल 33 ही मानी जाती है। लेकिन जो द्विगुण व्यंजन है अड़ और ड, देखिए अड़ और ड इनको जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। देखिए सभी कहते हैं कि 35 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन, लेकिन वास्तविकता में ड, अड़ और ड को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है और ये विकसित किए गए व्यंजन है हमारे। ठीक है, फिर देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। अब चलते हैं, देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण है जो सबसे पहले आता है एक नंबर पर स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, देखिए किसी स्थान विशेष यानी कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उसे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है जी, इनकी संख्या 25 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? देखिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए पहले आते हैं कंठीय, जो हमारे कंठ से जो स्वर निकलता है उसको कहते हैं देखिए व्यंजन। क वर्ग, देखिए जो क वर्ग होता है हमारा कंठीय व्यंजन कहलाता है। और क, ख, ग, ग, अंग, ये हमारा कंठीय व्यंजन कहलाता है। देखिए फिर तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन देखिए च वर्ग में आते हैं। च, छ, ज, ज, ये हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर है मूर्धन्य, देखिए मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग आता है। मूर्धन्य वो होता है जो हमारा जीभ का, ये हमारे जो दांतों का ऊपर का हिस्सा होता है मसूड़ा, उसे मूर्धन्य कहा जाता है। देखिए ट, ठ, ड, ड, अण, ये हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर अब दंत्य, जो दांतों पर जब हमारे बोलते वक्त जो हमारी जीभ दांतों को टच करती है तो ये दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। देखिए तय वर्ग में आते हैं ये त, थ, द, द, न। फिर ओष्ठ्य, देखिए ओष्ठ्य जब हम बोलते हैं तो हमें ओठों का सहायता से बोला जाता है। देखिए पै वर्ग, हमारा पै है, देखिए पै बोलते हैं तो हमारा पै आपस में हमारे ओठ भिड़ते हैं, आपस में मेल खाते हैं। देखिए पै, फै, भै, भ, मैं, ये हमारे ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हो तो उसमें पूछा जाता है कि कंठ्य व्यंजन कौन सा कहलाता है। उसमें से आपको ऑप्शन दे देगा कै, च, ट, पै, यानी कोई भी दे देगा तो आपको उसमें से बताना होगा कि कौन सा व्यंजन है ये। ठीक है जी। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट हमारा, कुछ विद्वान जो है जो च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं। देखिए च वर्ग जो है हमारा उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन मानते हैं कुछ विद्वान जो हैं। देखिए फिर है नंबर 2, देखिए गोस्तव के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए गोस्तव के आधार पर, नहीं घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना। जो हम बोलते हैं उनमें स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होना, तो घोष का अर्थ है ये। देखिए अघोष और सघोष, ठीक है जी, अघोष और सघोष या फिर घोष है। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं। देखिए अघोष, सर्वप्रथम आता है हमारा अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, न हो, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हमारे जो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे क हो गया, क, ख है, च, छ, ट, ठ, त, थ, ये पैफ है, ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। फिर है सघोष व्यंजन। देखिए सघोष या घोष, सघोष और ये घोषोष, जो घोष है ये जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है जी, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे कहलाते हैं, वे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। देखिए हर वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन है और पांचवा व्यंजन जो है ये हमारा सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हमारे जैसे ग, ग, जय, जय, ड, 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 द, द, न, ब, ब, म, ये सभी हमारी सघोष व्यंजन कहलाते हैं।
फिर प्राणत्व के आधार पर, देखिए प्राण, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है, यहाँ प्राण का अर्थ जो है ये हवा से है। और अल्प प्राण, देखिए इसमें हमने कहा था कि अल्प प्राण और महाप्राण ये दो व्यंजन होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है जी। ये अल्प प्राण जो है ये जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। देखिए हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है हमारा अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, अण, ये क्या है ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं और ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। फिर महाप्राण, देखिए महाप्राण कौन से व्यंजन होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, ठीक है ना। देखिए है नहीं, है जो है ये है कार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वो क्या कहते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। अल्प प्राण, सघोष, अघोष, महाप्राण, ये प्रत्येक क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो। ये हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है हमारा, ये महाप्राण कहलाता है, ठीक है जी। इसकी पहचान है, देखिए हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देगी, ठीक है जी। देखिए ख, घ, है न, जब साथ में मुंह लंबे समय तक हमारा मुंह खुला रहता है और हकार की ध्वनि का विशेष रूप से सुनाई देती है। छ, ज, ठ, ढ, ध, थ, द, फ, भ, ये क्या है, ये सभी हमारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। फिर हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, देखिए अंत्यस्थ व्यंजन हमारे 4 व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये हमारे 4 व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं और ये सघोष और अल्प प्राण दोनों के वर्ग में ही आते हैं, ठीक है जी। य, र, ल, व, ये सघोष भी होते हैं और ये अल्प प्राण में भी आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। देखिए यह व्यंजन जो है ये हमारा तालव्य व्यंजन कहलाता है, ये तालु से इसका उच्चारण होता है। और जो र है ये वतर्स्य है, ये र जो है ये वतर्स्य दंत मूल या मसूड़ा से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान है। फिर ल जो हमारे ये भी वतर्स्य व्यंजन है और ये दंत मूल और मसूड़ा से इसका उच्चारण स्थान है। फिर दंतोष्ट, देखिए वह जो है ये दंत ओष्ट है, दांतों और होठों के सहायता से बोला जाता है वह, और ये ऊपर के दांत प्लस निचला होठ मिलकर बनता है वह व्यंजन। देखिए जो हमारी अब की स्टेट की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसके में ये व्यंजन पूछा गया था वर्षन। देखिए ये जो र वतर्स्य व्यंजन है ये पूछा गया था विशेष तौर पर, जब स्टेट की परीक्षा की हो गई थी उन्हें पूछा गया था कि वतर्स्य व्यंजन कौन सा है या फिर लुंठित व्यंजन कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यह देखे नोट में, देखिए यह वह जो होते हैं ये अर्ध स्वर भी कहते हैं, जो ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो, ये यह वह अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं, यह और वह, केवल 2 ही होते हैं। और फिर देखिए आ गया ना क्वेश्चन, देखिए मैंने कहा था लुंठित, ठीक है ना, देखिए र पूछा गया था, ये लुठित वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे उसे लुठित व्यंजन कहते हैं। और ल जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, ये जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए, यानी कि जब हमारी जीभ जो है उसके बराबर से जो निकल जाए उसे क्या कहते हैं, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ल हमारा पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, फिर हमारे उत्सम संघर्षी व्यंजन। देखिए उत्सम संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्सम संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं वो, ठीक है जी। देखिए किसी जो हमारी वायु जो है मुख से निकलती है विशेष स्थान में, देखिए घर्षण रगड़ खाकर या फिर उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्सम संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए श सज्जम वाला, ये देखिए तालु है, और ये देखिए स पेट कटा स, ये मूर्धा से बोला जाता है श, देखिए उच्चारण स्थान है इसका तालु। देखिए सलजम वाला स का तालु है, श पेट कटेगा देखिए मूर्धा है, यानी कि मूर्धन्य से बोला जाता है, ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। और स जो ये हमारे दंत मूल में आता है। और ये देखिए तीनों ये ना देखिए अघोष या महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन या महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और है जो है ये देखिए अकेला ही है, ये कंठीय व्यंजन कहलाता है, और ये सघोष में और सघोष और महाप्राण में आता है ये, ठीक है जी। है व्यंजन जो है कंठीय होता है और सघोष और महाप्राण में दोनों में ही आता है ये भी। देखिए तीनों जो हैं ये अघोष और महाप्राण में आते हैं, और है अकेला
कंठ या संगोष्ठ महाप्राण में आता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, फिर हमारे आते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, ये उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर, देखिए जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। देखिए अड, देखिए हमारी जब जीभ होती है हमारी सबसे पहले ऊपर जाती है और फिर झटके के साथ नीचे की तरफ आती है। अड़े और ड ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें ही आगत व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। ये विकसित किए गए, देखिए आगे ना, ये हिंदी के विकसित व्यंजन है और ये संस्कृत में नहीं थे। ठीक है ना, ये हिंदी के द्वारा बनाए गए व्यंजन है ये। ठीक है जी। ये अड़ और डे ये हमारे द्विव व्यंजन भी कहलाते हैं। देखिए अड़े का देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य से बोला जाता है इसका उच्चारण स्थान, और ये सघोष और अल्पप्राण दोनों में आता है। ठीक है जी। और अड़ जो है ये अड़ मूर्धन्य होता है और ये सघोष और महाप्राण में दोनों में आता है। ये याद रखने योग्य बातें। जो अड है हमारे अल्पप्राण में आता है और ढ जो ये ढ ढक्कन वाला ये देखिए महाप्राण में आता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा अयोग्यवा। देखिए अयोग्यवा व्यंजन कौन सा होता है? देखिए अनुस्वार कहलाते हैं ये। अनुस्वार देखिए बिंदी होती है जब हम कोई अंग, देखिए अंग लिखा हमने या कोई भी व्यंजन लिखते हैं हमें जो ऊपर जो बिंदी लगाते हैं नए के तौर पर, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और या फिर विसर्ग जो होता है, देखिए ये विसर्ग दो बिंदी होती है जो शब्द के अंत में लगती है, इसे विसर्ग कहते हैं और ये अयोग्यवाह में आते हैं हमारे। जब इस सीटेट की परीक्षा जो मैंने दी थी दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुस्वार क्या होता है। उसमें देखा हवा आंख दे रखा था, जो ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ था वो पूछा गया था कि अनुस्वार कौन सा आता है। ठीक है जी। उसमें पूछा गया था अनुनासिकी है। ठीक है जी। तो उसमें चंद्र बिंदु लगा रखा था और ये क्वेश्चन करवाया आया हुआ था सीटेट में, अभी जो दिसंबर 2020 में हुआ है। ठीक है जी। और आपकी जानकारी ले बता दूं कि मैंने दिसंबर 2020 का सीटेट क्लियर किया है अभी। ठीक है दोस्तों। देखिए अनुस्वार बिंदी होती है, ठीक है, और विसर्ग जो है दो डबल बिंदी होती है शब्द के अंत में। ये स्वरों के साथ रखा जाता है। ठीक है जी। इन दोनों को देखिए स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है। देखिए ए आ ई उ अंग अंग आते हैं ना, जब ए आ ई और अंग और अह है, जैसे अंग अंग होता है, तो इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियां नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है। ये याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं के तरह लिखने में इसके लिए इनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे स्वर होते हैं देखिए उनके लिए मात्राओं का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है जी। योग्य वहा ये होते हैं हमारे। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद दूसरे देखिए, वैसे कहा जाता है ना, तो दृष्टि से देखिए देखा जाए, लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्वर उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन भी होते हैं। ठीक है जी। ये अनुस्वार जो है विसर्ग लेखन, देखिए अनुस्वार और विसर्ग जो लेखन की दृष्टि से, स्वर उच्चारण की दृष्टि से भी व्यंजन होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। फिर देखिए ये हमारे देखिए मन तालिका दे दी आपके लिए अंत में। देखिए नासिका से जो व्यंजन बोले जाते हैं हमारे, देखिए अंग हो गया, अंग हो गया, जो जो वर्ग जो हमारा व्यंजन वर्ग है उसका जो पंचम अक्षर होता है ना, देखिए वो नासिका व्यंजन से ही बोला जाता है। फिर दंत मूल, देखिए दंत मूल जो होते हैं हमारे होते हैं वो रे और लय होते हैं अकेले, दंत मूल व्यंजन। और दंत दंत्य व्यंजन देखिए तयवर्ग जो आता है हमारा, दंत तयवर्ग वो हमारा दंत्य होता है और स ही होता है हमारा। फिर दंत प्लस ओष्ठ्य, देखिए दंत प्लस ओष्ठ्य हमारा वह व्यंजन होता है अकेला, जो दंत और दांतों और होठों की सहायता से बोला जाता है। फिर ओष्ठ्य, ओष्ठ्य जो हमारे छोटा ओ बड़ा ओ और तयवर्ग ये हमारे ओष्ठ्य व्यंजन में आते हैं। फिर ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ देखिए ओ औ आ, देखिए हमारे ओष्ठ स्वर ध्वनियां हैं, तो जो ओष्ठ प्लस कंठ में आते हैं हमारे। फिर कंठ व्यंजन देखिए ए आ अंग है, अभी मैंने कहा विसर्ग, वो देखिए ए आ है कै वर्ग और है हमारे कंठ व्यंजन कहलाते हैं, कंठ है। और कंठ प्लस तालु देखिए ए आई, देखिए ए आई ये हमारे कंठ प्लस तालु व्यंजन से संबंधित होते हैं हमारे। याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों ये, और बहुत ही पेचीदा होता है हमारे जब व्यंजन का। बस देखिए ए दे देगा, ये आई दे देगा और पूछ लेगा कि आपकी कौन से, देखिए कंठे हैं, ये तालु हैं, ये कंठ प्लस तालु हैं, ये कंठ तालव्य व्यंजन है, तो आपको उसमें कंठ तालव्य व्यंजन का निशान लगाना होगा। देखिए फिर हमारा तालु व्यंजन, तालु व्यंजन देखिए हमारे तालव्य व्यंजन में आते हैं छोटी ई और बड़ी ई, और च वर्ग जो हमारा तालव्य व्यंजन आता है, और ये और श ये तालव्य व्यंजन में आते हैं। फिर मूर्धा, मूर्धन्य में देखिए मूर्धन्य व्यंजन हमारे देखिए री होता है, री री सी वाली ये मूर्धन्य व्यंजन होता है, और ट वर्ग और प ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। प
ठीक है ना दोस्तों। चलिए आज की वीडियो हमारी ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण व्याकरण के लिए करके। तो आज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।